पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था जनन क्या है, और आपने पढ़ा था कि जनन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक प्राणी अपने समान संतति को, संतान को जन्म देता है, जिससे उसका वंश, उसकी जाति का अस्तित्व इस दुनिया में कायम रहता है। जनन दो प्रकार का होता है, एक अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। ठीक है, आज हम बताएंगे अलैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। ठीक ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी मैंने थोड़ा सा आप लोगों को बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक प्राणी, एक जीव ही रिप्रोडक्शन कर सकता है, अर्थात इसमें एकल जीव प्रतिभाग करता है। कैसा जीव? एकल जीव। ये एकल जीव यानी एक ही जीव अपने समान संतति को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। ऐसा जनन ही अलैंगिक जनन कहलाता है। और याद रखिए, जब कोई एकल जीव जनन करता है और संतान उत्पन्न करता है तो वह हूबहू जनक जैसी ही होती हैं। जैसा जनक होगा, उत्पन्न हुई संततियां जनक जैसी ही होंगी, उसमें कोई विभेद नहीं कर पाएंगे। ठीक है। जबकि अभी लैंगिक जनन में आप पढ़ेंगे कि लैंगिक जनन में जो संतति उत्पन्न होती है वह संततियां अपने माता पिता से, अपने जनकों से भिन्न होती हैं। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, जो जनन प्रक्रिया के बाद में जो संतति उत्पन्न होगी तो उसे हम संतति नहीं कहेंगे, उसे हम कहेंगे क्लोन। क्या कहेंगे? क्लोन कहेंगे। कोई दिक्कत? ये समझ लो, अलैंगिक जनन में एकल जीव जो अपने समान संतान या प्राणी को जन्म देता है वो संतति नहीं कहलाती, उसे हम क्लोन कहते हैं। ये क्लोन बिल्कुल हूबहू अपने जनक जैसे होते हैं। कैसे? जनक जैसे होते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं जिसे मैं आपको बताता हूँ। बाकी जब अलैंगिक जनन खत्म हो जाएगा तब हम अगले चैप्टर में बताएंगे लैंगिक जनन। ठीक है। आज हम आपको बताते हैं अलैंगिक जनन की पूरी प्रक्रिया उदाहरण सहित। देखो, जो अलैंगिक जनन है, ये अलैंगिक जनन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक प्रकार से कोशिकाओं का विभाजन है। ये एक सेल डिवीजन प्रोसेस है। अर्थात यदि हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि मान लिया कि कोई एक अमीबा है, कोई एक अमीबा है। ये अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है। ये अमीबा जो दिखाई देता है, ये अमीबा ही क्या होता है, दो भागों में बट जाता है। अर्थात एक ही अमीबा जब दो भागों में बट जाता है, दो कोशिकाएं या दो अमीबा जब तैयार हो जाते हैं तो आपको लगता नहीं है कि एक कोशिका ही तो थी, और वो कोशिका ही दो भागों में विभक्त होकर के दो जीवों में परिवर्तित हो गई, अर्थात दो अलग अलग अमीबाओं को बना दिया। तो एक कोशिका ही तो विभाजित हुई। तो यह प्रक्रिया जो थी ये अलैंगिक जनन था, और इस अलैंगिक जनन को हम कोशिका विभाजन प्रक्रिया भी तो कह सकते हैं। तो यह अलैंगिक जनन कोशिका विभाजन ही है। अब इसमें कहीं किसी दूसरे विपरीत लिंग वाले प्राणियों की आवश्यकता पड़ी नहीं। मैंने आपसे कहा था कि एकल जीव ही अपने शरीर को दो या दो से अधिक भागों में बांट सकता है, और प्रत्येक भाग से एक नया प्राणी फिर से बन सकता है। इसीलिए मैंने कल आपको बताया था कि यह अमर माने जाते हैं। देखिए, कहीं इसमें कोई शरीर नष्ट हुआ नहीं। शरीर एक शरीर था, वो शरीर ही तो दो कोशिकाओं में विभक्त हो गया या दो भागों में बट गया, और दोनों से नए प्राणी बन गए। तो बताइए, प्राणी अमर हुआ कि नहीं? इसीलिए कोशिकीय प्राणियों को अमर माना जाता है। समझ रहे हैं? नोट भी करते चलिए, बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने से ही सब कुछ होगा। समझ रहे हैं? हाँ।
ये क्यों उदास बैठे हैं, क्या संकट है इनको, क्या दिक्कत है, पूछो भाई। चलें आगे। यदि प्रकार देखा जाए तो उसमें कई प्रकार हैं, जैसे द्विखंडन है, बहुखंडन है, पुनरुद्भवन है, मुकुलन है। ये सब अलैंगिक जनन की विधियां हैं। थोड़ा बहुत समझाता हूँ, बाकी आप लोगों ने तो पढ़ा होगा। आइए देखते हैं द्विखंडन क्या है। द्विखंडन से क्या समझते हैं आप, बताइए। द्विखंडन शब्द से क्या लगता है आपको? द्विखंडन मतलब जो एक खंडन का दो खंडन मतलब कोई एक चीज का दो भाग हो जाए, यही तो कह रहे हैं ना। बिल्कुल, ये सही है। मैं यही तो कह रहा हूँ द्विखंडन क्या है। इसको देखो और इसको देखो, क्या यह द्विखंडन जो मैंने लिखा है वो प्रक्रिया इधर हो रही है कि नहीं हो रही है? एक प्राणी था, वही तो दो भागों में बट गया। ऐसे ही जब कोई एकल जीव अपने संपूर्ण शरीर को दो भागों में बांट करके दो नए जीवों को जन्म देता है या तैयार करता है, तो उसे कहते हैं द्विखंडन। ठीक ना। अब देखिए, द्विखंडन के अंतर्गत ही आता है बहुखंडन। क्या आता है? बहुखंडन। जरा बताओ, बहुखंडन से क्या समझते होंगे आप लोग, बताइए। बहुखंडन क्या है? आए? अच्छा, बहुत से खंड। हाँ ठीक है, वेरी गुड। ये बहुखंडन जो इन्होंने बताया बिल्कुल सही बात है। अभी यहाँ पर एक प्राणी अपने दो भागों में बटा, यही दो भागों में ना बट करके, जैसे मान लिया कोई ये प्राणी है, ये प्राणी दो भागों में ना बट करके कई भागों में बट जाए, ठीक है ना, और प्रत्येक से एक नया प्राणी तैयार हो जाए। प्रत्येक से एक नया प्राणी या नया पादप तैयार हो जाए, तो बताइए दो से अधिक खंड हुए कि नहीं हुए? यानी बहुत से खंड हुए। तो बहुत से खंड हुए तो बहुखंडन हो गया। तो बहुखंडन भी अलैंगिक जनन की एक विधि है। बात खत्म। चले आगे। आप देखते हैं मुकुलन। मुकुलन भी इसी के अंतर्गत आता है। जैसे मान लिया हाइड्रा है, क्या है ये? हाइड्रा है कोई। हाइड्रा में मुकुल होते हैं कि नहीं, बताओ भाई। मान लिया हाइड्रा है ये हाइड्रा, ये समझ लो मुकुल है इसका। क्या है? मुकुल है। अब यहाँ से मान लिया ये मुकुल टूट करके और कहाँ गिर गया? जमीन पे गिर गया, और ये सब मुकुल से ही एक नया हाइड्रा तैयार हो गया। तो बताओ इस विधि को मुकुलन कहेंगे कि नहीं कहेंगे? पुनरुद्भवन, पुनः उत्पन्न होना पुनरुद्भवन कहलाता है। पुनरुद्भवन का मतलब थोड़ा इस प्रकार से समझ लो कि जैसे मान लिया कोई एक जीव है, कोई एक जीव है और इसके कई टुकड़े कर दिए गए और प्रत्येक टुकड़े को अलग अलग डाल दिया गया और उस प्रत्येक टुकड़े से एक नया जीव तैयार हो जाए, तो इसे कहेंगे पुनरुद्भवन। ठीक ना? क्या कहेंगे? पुनरुद्भवन। और इसी तरह से होता है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन जैसे विपरीत परिस्थितियों में जो अमीबा होता है वो पुटी का निर्माण करता है, फिर वो टूटता है और उसके अंदर के जो बीजाणु होते हैं वो बीजाणु बाहर निकलते हैं, फिर वो तमाम अमीबा को जन्म देते हैं। तो ये होता है बीजाणु जनन। ठीक है ना? तो आज मैंने आपको बताया अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में सिर्फ आपको इतना समझाना था कि इसमें एकल जीव, एक जीव ही सिर्फ प्रतिभाग करता है जनन के लिए, फिर वो अपने नए जीव को जन्म देता है। ये तो थोड़ी सी बात हुई। उदाहरण के लिए आपके पेड़ पौधे जितने भी हैं, आप उसकी डाल को, टहनी को काट करके लगा देते हो, वो भी अलैंगिक जनन ही तो है। जैसे गन्ना आपने बो दिया काट काट करके, कलम आपने लगा दी जैसे गुलाब की है और उससे नए नए पौधे तैयार हो गए, तो ये सब क्या है? ये सब अलैंगिक जनन की ही विधियां हैं। ठीक है ना? कोई दिक्कत? आपने आलू लगा दिया, अरबी लगा दिया, आपने जैसे अजूबा का जो पेड़ होता है, उस पेड़ की पत्तियां जो होती हैं उसको उठा ले जाइए, नमी जहाँ होती है वहाँ डाल दीजिए, नए नए पौधे तैयार हो जाएंगे उस पत्ती से। सोच रहे होंगे पत्ती से भी पौधे तैयार होंगे? क्यों नहीं तैयार होंगे? पेड़ के जड़ से पौधा तैयार हो सकता है, उसकी टहनी से तैयार हो सकता है, उसकी पत्ती से तैयार हो सकता है, फूल से फल बनता है, बीज होते हैं, उससे तो तैयार ही होता है कि नहीं? तो यह सब जो है
फूल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। पौधे के फूल का तो लैंगिक जनन में पढ़ाया जाएगा। अलैंगिक जनन में मतलब बिना निषेचन के जहाँ पर प्राणी अपने समान संतति यानी क्लोन को बनाते हैं, वो अलैंगिक जनन होता है। ठीक है ना। बाकी हम अगले क्लास में आपको बताएंगे लैंगिक जनन। जय हिंद, जय भारत।